तो हम लोग रोटेशन और ट्रांसलेशन में एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे और मैंने बताया था एक्सीलरेशन 3 का वेक्टर सम होगा, ए, AR और AT। एक एग्जांपल और देखो, सपोज करो आपके इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दे रखी है वो मान लो को 2t दे रखी है और इसका जो ओमेगा दिया हुआ है वो मान लो 2t² दिया हुआ है। अब यहां से 37 डिग्री पे एक पार्टिकल जो भी आएगा वो मान लो P है और CP आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और अगेन ये I कैप और ये J कैप दिया हुआ है। तो आपको एक्सीलरेशन ऑफ P निकालना है एट 1 सेकेंड। अब ये जो तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है वो सेंटर ऑफ मास की दे रखी है, ध्यान रखना गोपी। ये तुम्हें जो वेलोसिटी दे रखी है वो सेंटर ऑफ मास की दे रखी है और ओमेगा तो ऑब्वियस ही बात है रिजिड बॉडी की होती है। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई वो dv/dt मतलब 2 आ गई, क्यों? इसी टाइप से जो अल्फा आया वो d⍵/dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे वो 40 आ गया। और ये बताओ कि फॉर p स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो Cp होगी और 1 मीटर होगी। मेका बता बेटा, कोई डाउट इसमें? ये होता है इसमें कोई डाउट? ए निकाला, अल्फा निकाला और ये आ गया। अब एक्सीलरेशन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है ये भी ध्यान रखो, लेकिन हमें सब कुछ 1 सेकेंड पे निकालना है, ध्यान रखना 1 सेकेंड पे निकालना है। तो पहले बताओ कि 1 सेकेंड पे ए की वैल्यू तो 2 है, ओमेगा की वैल्यू भी देखो 2 है, अल्फा की वैल्यू 4 है और आर ओमेगा² ये 4 आ गया और आर अल्फा ये 4 आ गया। बताओ उज्जवल, इसमें कोई डाउट? बता, क्लियर है ना? 1 सेकेंड पे हमारी ये वाली निकल के आ गई, ए मेगा अल्फा और ओमेगा² ये कर लीजिए। अब इसमें से एक्सीलरेशन में हमारे कौन कौन काम आने हैं, मुझे एक्सीलरेशन निकालने देना। एक्सीलरेशन में मुझे क्या क्या काम आएंगे बताओ भैया। एक तो ये काम आएगा, एक ये और एक ये होगा, क्यों? ये हो गया। और एक बात बताओ, पी का जो सर्किल सी के रिस्पेक्ट में होगा वो ये वाला होगा ना? नहीं है, पी का सर्किल सी के रिस्पेक्ट में ये बनेगा। अब जरा इनकी डायरेक्शंस देख लो, बस हो गया। डायरेक्शंस कौन कौन से आएंगे, जैसे तुम देखो ए की जो डायरेक्शन होगी वो तो इधर को आएगी, ये तो ए आ गया जिसकी वैल्यू 2 है और आर ओमेगा² की डायरेक्शन ये इधर को आएगी और ये 4 आ गया। और आर अल्फा की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी लेकिन वेलोसिटी के अलोंग होगी, क्यों? ये बता, आर अल्फा की वैल्यू 4 इधर को होगी
और वो इधर को इसलिए होगी बिकॉज ओमेगा देखो बढ़ रहा है बेटा जो है। किसी को डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम है ये बताओ बेटा। ए आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा इसकी डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना? और एक लास्ट पॉइंट, ये एंगल भी 37 डिग्री रहा होगा और ये एंगल 53 डिग्री रहा होगा, क्यों? इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ पी में आई कैप के साथ में क्या क्या आएगा जरा देखो। एक तो ये 2 आएगा, एक 4 का cos 53 डिग्री आएगा, और थोड़ा सा एंगल और देख लेते हैं, ये भी 37 डिग्री होगा ना, 37 डिग्री, क्यों? और इस 4 का cos 37 आएगा लेकिन माइनस डायरेक्शन में, -4 cos 37 डिग्री, ये तो आई कैप के साथ में आ गया। प्लस जे कैप के साथ में क्या है? हाँ, ये और ये दोनों के साइन कंपोनेंट आएंगे, क्यों? दोनों के साइन कंपोनेंट आएंगे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, तो इसका मतलब -4 साइन 53 डिग्री और -4 साइन 37 डिग्री। किसी को कोई डाउट है? उज्जवल बता बेटा, एक्सलेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये हो जाएगा ऐसे कर, ठीक। अब तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ कर ली, नोट कर। हो गया उज्जवल? अब सुनो, जादू जादू, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ पे लिखूंगा किसी जनरल पॉइंट P की वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखूंगा किसी जनरल पॉइंट P का एक्सेलरेशन, ये लिखूंगा, ठीक है? अब सुनो, अगर ट्रांसलेशन मोशन हो तो फिर तो तुम जानते हो कि V और A ये सबके सेम रहते हैं, बता। नहीं है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, V और A क्या रहते हैं, सबके सेम रहते हैं। अब चलते हैं केवल रोटेशन मोशन, तो इसमें दो का वेक्टर सम होता है, क्यों? V एंड R ओमेगा, बता इसका वेक्टर सम होता है, क्यों? ये हो गया। और इसमें क्या होता है जरा बता, R ओमेगा स्क्वायर एंड R अल्फा, इसका वेक्टर सम होता है, बता। क्लियर है? सॉरी, थोड़ा सा गलत बोल दिया तुमने, जो है बताया नहीं मुझे।
ये होता है। क्यों? इसमें वेलोसिटी सिर्फ क्या होती है, उसको चलो सही जगह पे लगा देता हूँ। इसमें वेलोसिटी सिर्फ आर ओमेगा होती है। क्यों? बता गोपी। केवल रोटेशन मोशन में वेलोसिटी सिर्फ आर ओमेगा होती है और उधर एक्सीलरेशन दो का वेक्टर सम होता है, आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा का। अब ये बता, जब आर और टी दोनों मोशन है तो जरा बताना ये दो का वेक्टर सम होगी वी एंड आर ओमेगा का। और ये तीन का वेक्टर सम होगा, देख, ए आर ओमेगा स्क्वायर एंड आर एल्फा, इनका वेक्टर सम होगा, बस होगा। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, लग रहा है कुछ? पीएस कुछ लग रहा है तेरे को? ये नहीं लग रहा है? बता बेटा जो है, बता क्लियर हुआ कि नहीं होता? केवल ट्रांसलेशनल मोशन में वी और ए तो सेम हो गए, केवल रोटेशन मोशन में वेलोसिटी में आर ओमेगा हो गया और उधर एक्सीलरेशन में आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा हो गया, और आर और टी में ऊपर दोनों का वेक्टर सम हो गया, बस हो गया। समझ गए ना? ये वेक्टर सम आ गया। ये हो गया, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्योर रूलिंग। कर लिया नोट तूने उज्जवल? नोट कर लिया बेटा? ये बता। ठीक है, प्योर रूलिंग। आगे से मैं इसको पी आर कह दूंगा। हाँ, पहली बात, इसको केवल रोलिंग भी कहते हैं कई बार, ऑल्सो कॉल्ड ओनली रोलिंग। तो कहीं पे अगर सिर्फ रोलिंग लिखा हो तो भी तुम समझना हो प्योर रोलिंग होगा, या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी कहते हैं, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। एक तो बात ये आ गई, ठीक है। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से देखना। इसका मीनिंग ये है कि जहां पे दो सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में हो वहां पे कोई रिलेटिव मोशन ना हो, बस हो गया, ये इसका मीनिंग है। ये बताओ, नो रिलेटिव मोशन वेयर एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट वेयर टू सॉलिड बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। उज्जवल, पॉइंट समझ में आया बेटा? इसको सिर्फ रोलिंग भी कहेंगे या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी कहेंगे, और इसका मतलब मैंने कहा कि जहां पे दो सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में है वहां पे कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बताना उसको तुम प्योर रोलिंग कहोगे या नहीं कहोगे। हाँ, एग्जाम्पल्स। अगर मान लो एक ब्लॉक जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है बेटा जो है, बस, तो केवल प्योर रोलिंग की डेफिनेशन से बताओ इसको प्योर रोलिंग कहें या न कहें, बताओ। अगर एक ब्लॉक जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्योर रोलिंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना इसको। यस, प्योर रोलिंग। केवल डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
दूसरा, अगर मान लो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, बता। हाँ, तो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको प्योर रूलिंग नहीं कह सकते। नो प्योर रूलिंग। अब होने को इसमें वर्ड रूलिंग वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, वो खाली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। रूलिंग वर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ना वैसे देखा जाए तो जो है। अब दूसरा देखो बेटा, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, नो स्लाइडिंग। तो ये बताओ कि इस जगह पे प्योर रोलिंग है या नहीं है, इस जगह पे ग्राउंड के साथ में बता, इसको प्योर रोलिंग है कि नहीं है? नहीं है, नो प्योर रोलिंग। लेकिन इस जगह पे क्या कहें जरा बताओ, यहां भी तो दो का कांटेक्ट हो रहा है बेटा जो है, ये बताओ। यहां पे कह सकता हूं यस प्योर रोलिंग। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्योर रूलिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है जो है, क्यों प्योर रूलिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये कह लो। तो एनीवे कर यहाँ पे रूलिंग वर्ड तो अच्छा नहीं लग रहा। अब एक्चुअल में हम आते हैं, देखो मान लो ये v से इधर जा रहा है और ये ओमेगा है मान लो, और अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो, तो तुम्हें याद है ये हमने बोला था ना, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, सुनो। अब देखो बेटा, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम आ रही है, देखो ये 1 है ये 2 है। तो तुम्हें याद है v1 की वैल्यू 0 आती थी और v2 की वैल्यू, ये तो खैर 0 है ही है क्योंकि ये तो ग्राउंड पे है। तो बताओ मैं यहाँ पे प्योर रूलिंग कह दूं या नहीं कहूँ बेटा, ये बताओ। ये बताओ इस जगह पे मैं प्योर रूलिंग कहूँ या नहीं कहूँ, बताओ जो है इस पॉइंट पे। उज्जवल बता बेटा, यहाँ पे प्योर रूलिंग कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बता जो है। यहाँ पे प्योर रूलिंग कह सकता हूँ ना, तो बस हो गया ये, यस प्योर रूलिंग हो गई, बस हो गया। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या मतलब है बेटा जो है, कि ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जो बॉडी में पॉइंट उसके कांटेक्ट में है वो भी रेस्ट पे हो जाए, तो उसको हम प्योर रोलिंग कहेंगे। और वो तभी होगा, लेकिन समझ गए ना, वो तभी होगा जब v इक्वल टू क्या हो, आर ओमेगा के इक्वल हो जाए। एक और एग्जांपल देखो, ये प्लैंक है, ये इधर को जा रहा है v नॉट से, और इसके ऊपर ये बॉडी रखी है, ठीक है। ये v से इधर जा रही है और ओमेगा से ऐसे घूम रही है। पहले मुझे ये बताओ कि इस जगह पे क्या कहूँ बेटा जो है, प्योर रोलिंग कहूँ या नहीं कहूँ इस जगह पे? हाँ, इस जगह तो मतलब ही नहीं है, नो प्योर रोलिंग। अब मैं थोड़ा यहां पे आता हूँ, हाँ इसको थोड़ा अलग अलग करके देखता हूँ, देखो ये बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को v नॉट है, ये हो गया। और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को तो v है, और इसमें पीछे को आर ओमेगा आता था, याद है। अभी बताता हूँ, ये 1 है। अब ये बताओ इस जगह पे प्योर रोलिंग कब होगी? प्योर रोलिंग विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। नहीं, गलत बात बेटा। यहाँ पे प्योर रोलिंग तब होगी जब v1 और v2 अच्छा हाँ सॉरी, सही कह रहे थे, मैंने उसको 0 देख लिया। ये बताओ जब v1 और v2 इक्वल होगा, मैंने v नॉट को 0 देख लिया था एक्चुअली। ये बताओ v1 और v2 जब इक्वल होगा, ठीक,
और V1 कितना होगा बता जो है, V1 होगा जब V माइनस आर ओमेगा होगा, क्यों? ये हो गया। और V2 कितना हो गया बेटा जो है, V नॉट के इक्वल हो गया, बस हो गया। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता, पहले ये बता समझ में आया कि नहीं आया। उस जगह पे प्योर रूलिंग तब होगी जब V1 और V2 इक्वल होगा, और V1 कितना होगा बता जो है, V माइनस आर ओमेगा, और V2 V नॉट के इक्वल है। किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, सीधी सी बात यह है कि जहां पे दो सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में है, उन दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर दे, बस हो गया, तो उसको प्योर रूलिंग कह देंगे। समझ गया ना, जहां भी दो सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में है, उन दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर रूलिंग कह देंगे, बस हो गया। मेही का समझ में आया? मेही का बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ये कह दे, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राउंड में। प्योर रोलिंग जब होती है तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। सबसे पहली बात, V इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर तुम्हें प्योर रोलिंग ग्राउंड पे चाहिए तो V इक्वल टू आर ओमेगा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, V इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, ठीक, विथ प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन। और प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है ना कि एक्चुअल में V एंड आर ओमेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। सो दैट V बॉटम मोस्ट वो जीरो हो जाए। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई बेटा, ये बता। गोपी समझ में आ गया? V इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए विथ प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन। और प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि V और आर ओमेगा क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, सो दैट कि V बॉटम मोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मैं चार फिगर बना रहा हूं, बताओ, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, और सभी में V इक्वल टू आर ओमेगा तो है। समझ गए ना, सभी में V इक्वल टू आर ओमेगा तो है। बता किस किस में होगा बेटा जो है, इसमें होगा और इसमें होगा। इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा। बल्कि इन दोनों में तो अगर तुम देखोगे V और आर ओमेगा ऐड हो जाएंगे बेटा जो है, क्यों? नहीं, अगर इन दोनों में देखोगे तो V और आर ओमेगा ऐड हो जाएंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ जो है कि ग्राउंड पे अगर तुम प्योर रोलिंग चाहते हो तो V इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे का बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? सेंस ऑफ रोटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहने, ठीक।
अब चलते हैं दूसरी बात। अब चलो, ये प्योर रोटेशन चल रहा है, प्योर रोलिंग चल रही है। ये V से इधर जा रहा है। द्वारका में यार वेदर आज थोड़ा हल्की हल्की बारिश है, और V इक्वल टू आर ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग तो हो ही रही है। चलो, अब क्या है ना, जो गोपी ने बहुत दिन पहले एक बात की थी, ये एंगल थीटा है बेटा, और सरकमफ्रेंस में एक P पॉइंट है। तो P की जो वेलोसिटी निकल के आती है बेटा, जो, अच्छा यहाँ उतनी तो नहीं हो रही। P की जो वेलोसिटी निकल के आती है वो 2v साइन थीटा बाई 2 निकल के आती है, या 2r ओमेगा साइन थीटा बाई 2 निकल के आती है। पहले नोट कर लो, फिर बताऊंगा कैसे आ रही है। पहले ये देख लो, इतना कर लो। सरकमफ्रेंस में कोई एक पॉइंट है थीटा एंगल पे, तो वहां पे जो वेलोसिटी आएगी उसकी 2v साइन थीटा बाई 2 या फिर 2r ओमेगा साइन थीटा बाई 2 आएगी। पहले इस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, प्रूफ तो बाद में कर लेंगे। ये बताओ कि अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रख दूं, तो जरा बताओ गोपी कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, देख। और सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। ये बता, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है कि नहीं, ये बता जो है। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया, सही बात है। और ये बता कि अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रख दूं, बता। थीटा को अगर 180 रख दूं तो P कितना आ रहा है, बता जो है। उस केस में जो VP आ रहा है, ये 2V के इक्वल आ रहा है। और पिछले वाले लेक्चर का रिजल्ट याद है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा, क्यों? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 2V नहीं आती थी, ये बता जो है उज्जवल। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 2V आती थी कि नहीं आती थी? और एक रिजल्ट और लिख दे, देख। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं, तो जरा देख VP कितना निकल के आ रहा है, जरा देख। थीटा को अगर 90 डिग्री रख दूं तो कितना आ रहा है, जरा बता जो है। √2V आ रहा है। और जरा याद करिए, साइड वाले पॉइंट्स नहीं होते थे, बता जो है। ये किया था ना हमने। साइड वाले जो पॉइंट्स होते थे, ये था, बस हो गया जो है। और उसमें यही तो होता था, V इक्वल टू आर ओमेगा होता था, तुम्हें याद होगा, V इक्वल टू आर ओमेगा ये होता था, क्या जो है। ठीक है, अब चलते हैं आया कैसे। प्रूफ सुन। ये बता मुझे, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी, तो दो का वेक्टर सम थी ना। एक तो ये हो जाएगा V, और इसका आर ओमेगा इधर को आएगा, बता। बता, ये होता है, इसका आर ओमेगा इधर को आएगा, और आर ओमेगा की जो वैल्यू है वो V के इक्वल ही है। समझ में आया गोपी? इसका आर ओमेगा इधर को आएगा। अब जरा देखना, ये वाला जो एंगल बनेगा, मेरे ख्याल से इतना तो ज्योमेट्री से निकाल ही लोगे ना। ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। हाँ, 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। अब ये बता कि VP कितना हो जाएगा, बता जो है। VP हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V² प्लस V² प्लस 2VB साइन 180 माइनस थीटा। बता क्लियर है कि नहीं है? तो ये जरा चेक करके देखना, ये 2V साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, बस हो गया। हाँ सॉरी, कॉस। तू जानता है ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा कई जगह लगा रहता है यार।
तूने कल देख ही लिया ना, कभी थोड़ा मिंचू में लगा रहता है, कभी मोना में लगा रहता है, कल तूने देख ही लिया जो है कि वो क्या कर रहे होंगे। हाँ, तो ये हो गया 2v, इतना हो गया बस, हो गया। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट दे देता हूँ, सुन, तू भी क्या याद रखेगा। v एंड v अगर थीटा पे लगे हों तो वो रिजल्ट 2v cos थीटा बाई 2 आएगा। और अगर v एंड v वो 180 माइनस थीटा पे लगे हों तो एक तरीके से वो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, 2v साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। गोपी समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, ये एडिशन है बेटा जो है, समझ गए ना, ये एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। कि अगर v और v को तुम थीटा पे लगे हो, ऐड कर रहे हो, v और v को 180 माइनस थीटा पे लग रहे हो, ऐड ही कर रहे हो जो है, ठीक। लेकिन सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। ये बता कि अगर तू सब्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, ये बता जो है, तू एक बात बता कि v एंड v थीटा पे लगे हों लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर वो 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, पहले ही बताओ बेटा जो है। और v एंड v अगर 180 माइनस थीटा पे लगे हों लेकिन तुम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके ये 2v cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। हाँ बेटा, ऐसे होती है फिजिक्स। तुम तो समझते हो हवा में जो है होती है, ये सब्ट्रैक्शन में होगा। मेका बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ये बता जो है, ये कह ले जो है, ये ध्यान रखना। तो चलो ये बात भी हो गई कि उस पॉइंट की वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2 होगी, वहां से मैंने दो रिजल्ट दिखा दिए तुम्हें। अब चलते हैं तीसरी बात। अगर ये बताओ कि अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो, तो जो v बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना। ये बताओ, v बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, यस, इन द डायरेक्शन ऑफ v सेंटर ऑफ मास या v, तो इसको हम कह देते हैं फॉरवर्ड स्लाइड, फॉरवर्ड स्लाइड। और आगे से मैं इसको एफ एस कहूंगा। बता उज्जवल, समझ में आया कि अगर v की वैल्यू आर ओमेगा से ज्यादा हो, तो ऐसे देखना तो सीधे सीधे कि पता लगा ये तो v हो गया और आर ओमेगा इतू सा रह गया। अब बता 1 की वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, ये बता जो है, 1 की बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इधर को नहीं आएगी बता जो है, v बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये v माइनस आर ओमेगा आएगी कि नहीं आएगी बता जो है, ये हो गई बस। समझ में आ गया कि अगर b ग्रेटर देन आर ओमेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लाइड कहते हैं। चौथा, नहीं ये तो स्लाइड हो गया ना, कहाँ से हुआ स्लाइड? प्योर रोल कहाँ हुआ? ये तो स्लाइड लिख देती है मैंने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो गया, वो कहाँ हो गया बेटा, प्योर रोल कहाँ हो गया जो है? हाँ, फोर्थ। अब ये बता कि अगर v की वैल्यू लेस देन आर ओमेगा हो,
तो बता फिर V बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी आएगी? R ओमेगा माइनस V होगी। क्यों? R ओमेगा माइनस V होगी और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये भी क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे बैकवर्ड स्लाइड। क्यों? बैकवर्ड स्लाइड। और आगे से मैं इसको BS बोलूंगा। अच्छा, तीनों के एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटा जी। अगर गाड़ी नॉर्मल चल रही है, कार, तो वो तो एक तरीके से मान लो प्योर रोल हो गया। दूसरा, अगर मान लो तुम तगड़े ब्रेक लगा दो, उज्जवल, तगड़े ब्रेक लगा दे, खूब तेज गाड़ी चल रही है और तगड़े ब्रेक लगा दे, हाँ, तो गाड़ी चू करके आगे जाती है बेटा, उसको क्या बोलेगा बता? फॉरवर्ड स्लाइड बोलेगा कि नहीं बोलेगा बता जो है? ये बता, अगर चलती गाड़ी में तगड़े ब्रेक लगा दे तो बता आवाज करते हुए आगे जाती है कि नहीं जाती है बता? तो वो क्या हो गया? फॉरवर्ड स्लाइड हो गया। और अगर कार मान ले कीचड़ में फंस जाए, तो कीचड़ में क्या होता है? घूमती ज्यादा है, आगे नहीं बढ़ पाती है। नहीं है, रोटेशन वाला पार्ट ज्यादा है। समझ गया ना? रोटेशन वाला पार्ट ज्यादा है कहते जो है। तो वो क्या हो गया बता जो है? वो फिर बैकवर्ड स्लाइड हो गया। बस हो गया। क्लियर हो गया बता जो है? समझ में आ गया बेटा जो है? तो देख लो एक बार, फिर भी अच्छा लगेगा मुझे, कि अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो। अबे बोल तो दिया, ये V है, ये R ओमेगा। अभी रुक जा। अगर V इक्वल टू R ओमेगा हो जाए, तो इसको चल मैं O कह दे रहा हूँ, हाँ। तो V O की वैल्यू 0 हो गई। ये तो प्योर रूल हो गया। इसका मतलब ट्रांसलेशन पार्ट एंड रोटेशन पार्ट वो बैलेंस्ड है, मतलब जो है। मतलब कार जो है अपना आराम से चल रही है, कह लीजिए जो है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर मान ले V बहुत ज्यादा है, R ओमेगा इतू सा है, V ग्रेटर देन R ओमेगा, तो फिर जो V O आ गया वो V माइनस R ओमेगा आ गया, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। क्यों? इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। क्यों? मेगा समझ में आया बेटा? इसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है। क्यों? ट्रांसलेशन ज्यादा हो रहा है, रोटेशन उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये तो हो गया जब तगड़े ब्रेक लगा दिया आपने। समझ गए ना? तगड़े ब्रेक लगा दिए। अब तीसरा क्या हुआ देख केस, कि पता लगा आर ओमेगा बहुत ज्यादा है और वी दूसरा है। तो अब क्या होगा? ओ पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा जो है? आपके वी लेस देन आर ओमेगा है, तो वी ओ, ये आर ओमेगा माइनस वी होगा, और ये बैकवर्ड में होगा। क्यों? तो इसमें जो रोटेशन वाला पार्ट है ये डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब। उज्जवल समझ में आया? ये तो नॉर्मल गाड़ी जब चल रही है, ये जब तुमने तगड़े ब्रेक मार दिए, और ये तब होता है जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है बेटा जो है। तो जरा याद कर, कीचड़ में अगर फंस जाती है तो क्या होता है? घूमती ज्यादा है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अब बता, तीनों तीनों क्लियर है कि नहीं है बता जो है? अब क्लियर है ना तीनों? प्योर रोलिंग का मतलब नॉर्मल गाड़ी चल रही है, फॉरवर्ड स्लाइड का मतलब तगड़े ब्रेक लगा दिए, और बैकवर्ड स्लाइड का मतलब एक तरीके से कीचड़ में गाड़ी फंस गई, बस ये कह दो। ठीक, अब चलते हैं सिक्स पार्ट।
अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए बस, सेंस ऑफ रोटेशन यहां पे मैटर नहीं करेगा। सेंस ऑफ रोटेशन डज नॉट मैटर। बस मुझे सिर्फ v इक्वल टू आर ओमेगा चाहिए। तो प्योर रोलिंग में तो होता ही है, खैर समझ गए ना, v इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग में तो होता ही है। तो उस केस में ना k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये 1 होगी रिंग के लिए, ये हाफ होगी डिस्क के लिए, और ये 2/5 होगी फॉर सॉलिड स्फीयर एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये फैक्टर वही है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले आते हैं, कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, तो मैंने तुमसे कहा कि k रोटेशन, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे k मैं यूज कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उनका जो रेशियो होगा, रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए हाफ, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एंड सो ऑन होगा। इसको प्रूव कर देता हूँ, जैसे डिस्क के लिए कर देता हूँ प्रूव। ये बताओ इसमें के रोटेशन वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता? अब सुन, ये बता के रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता ना, और जरा देख ये कितना होता, हाफ आई का मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर है। बता गोपी, बता बेटा, ये क्लियर है कि नहीं, बता जो है। ये हो गया, तो जरा देख ये 1/4 mv² हो गया, और बाय द वे के ट्रांसलेशन कितना रहा होता, ये हाफ mv² रहा होता। अब जरा देखना के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन, ये जरा देखना 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता उज्जवल बाबू, बता क्लियर है कि नहीं, ये बता जो है, कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, सेंस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, तो फिर के आर और के टी का रेशियो वही आएगा जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले आते हैं। ठीक है, इस पर जरा एक दो एग्जाम्पल्स देख ले तो और क्लियर होगा। डिस्क दे रखी है, और ये प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा ही होगा। और इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मान लो 10 जूल दे रखी है। तो तुम्हें के आर और के टी, नहीं रेशियो नहीं, के आर और के टी, हाँ, के आर एंड के टी, ये निकालने कितने होंगे।
तो रेशियो डिवीजन तुम जानते ही हो, मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं। क्यों? ये बताओ, डिस्क के केस में अगर ये मीट कर रहा हो तो फिर के आर अपॉन के टी किस रेशियो में होता है, जरा बता। 1:2 रेशियो में होता है। क्यों? मेरे का समझ में आया बेटा, जो है के आर अपॉन के टी इस रेशियो में होता है, तो मुझे इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है, बस हो गया। अब ये बता, के आर के पार्ट में कितना हो जाएगा, जरा बता। जो है टोटल रेशियो 3 आ गया बेटा, ये ध्यान रखना। 1/3 इंटू 10 जूल, और के ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 10 जूल। उज्ज्वल बता, कोई डाउट बेटा? कोई डाउट है? नहीं है ना? एक और एग्जांपल देख, क्या है डाउट, बता क्या डाउट है। अब ये तेरा कोई क्वेश्चन लॉजिक बना? क्या ये लॉजिक बना? प्योर रोलिंग का एग्जांपल अर्थ से ले सकते हैं। अर्थ का क्या मतलब, वही ग्राउंड पे तो आ गया, बस हो गया, ग्राउंड पे ही तो पढ़ रहे हैं। तू बेटा ज्यादा सोचना बंद कर दे, समझ गया? तेरे को कई बार मैं बोल चुका हूँ। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन का भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। अर्थ से ले सकते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, प्योर रोलिंग का एग्जांपल अर्थ से ले सकते हैं, जो है ये क्वेश्चन ही नहीं बना तेरा, जो है। अब दूसरा एग्जांपल देख। अब उल्लू गधा उसको कहां पर रखेगा, किसी दूसरी किस बॉडी के कांटेक्ट में है वो, ये बता। जो है वो किस बॉडी के कांटेक्ट में है, अर्थ किस बॉडी के कांटेक्ट में, बता। किस बॉडी के कांटेक्ट में, बता। तो फिर अब कर एग्जांपल 2। तू ज्यादा मत सोचा कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तू केमिस्ट्री और मैथ्स में ज्यादा सोच, अगर सोचना है तो फिजिक्स में मत सोचा कर तू। अब चलते हैं एग्जांपल 2। आपके सॉलिड स्फीयर है, प्योर रोल कर रही है। इसका मतलब V इक्वल टू आर ओमेगा तो है ही है। अब के ना इसकी तुम्हें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटा, 20 जूल। तो फिर तुम्हें रोटेशन एंड टोटल निकालनी है, लेकिन मैं टोटल पहले निकालूंगा। समझ में आया? हाँ, मैं पहले टोटल निकालूंगा। तो सुन बेटा, जो है ये बता कि सॉलिड स्फीयर है और ये है, तो इसका मतलब के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन, ये 2/5 होगा ना। समझ में आया? तो इसका मतलब जो के ट्रांसलेशन होगा वो 5/7 ऑफ टोटल होगा, बता। मेही का जरा बता बेटा, जो है इसका मतलब जो के ट्रांसलेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5/7 ऑफ टोटल रहा होगा। तो यहां से टोटल कितना आ गया, अब बता। ये बता टोटल कितना आ गया बेटा, जो है 7/5। अबे ये आ गया 7/5 ऑफ ट्रांसलेशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है मेरे ख्याल से, 7/5 ऑफ ट्रांसलेशन ये हो गया। क्यों? 28 आ गया मेरे ख्याल से। क्यों? तूने गड़बड़ कर दी बेटा, मुझे लग रहा है। गोपी, तूने गड़बड़ कर दी बेटा, जो है 7/5 ऑफ के ट्रांसलेशन ये होगी बेटा, 20 होगी, ये ध्यान रखना, 28 जूल होगी बेटा, जो है। ठीक है?
तो इसका मतलब रोटेशन कितनी हो गई फिर? भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन ये है और टोटल ये है, तो इसका मतलब के रोटेशन कितनी होगी फिर? वो फिर 8 जूल आ गई। क्यों? ये आ गई। क्यों? ये आगे चल के मैं इनको बड़ा फास्ट यूज करूंगा उज्जवल। ये जो अभी निकाल रहा हूँ यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ, इनको मैं फास्ट यूज करूंगा, जो है ध्यान रखना। अच्छा वैसे ऐसे भी निकाल सकता था, देख जो है के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन, ये 2/5 होना था, मतलब 0.4 होना था। तो इसका मतलब के रोटेशन वैसे भी निकाल सकता था ना, के रोटेशन कितना हो गया बता जो है 0.4 इंटू के ट्रांसलेशन, तो फिर ये वैसे भी 8 जूल आ जाता, क्योंकि ये 20 जूल दिया था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों? ये हो गया। तो खैर हम दोबारा से फिर लौटते हैं प्योर रोलिंग में। ये हमारा पॉइंट नंबर चल रहा था 6, अब चल रहे हैं 7 पॉइंट नंबर। अगेन मैं प्योर रोलिंग पे आ गया हूं, और वो भी ग्राउंड पे। और v इक्वल टू आर ओमेगा तो है ही है, और प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन भी है। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर सेंस ऑफ रोटेशन, इतने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास ये ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बेटा, जो है मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड इन वन रोटेशन, ये भी सब प्रूव करूंगा। इन वन रोटेशन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई r की करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा और एक रोटेशन में वो 2 पाई r की डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड स्लाइड में, बाय द वे अगर फॉरवर्ड स्लाइड हो जाए तो फिर ये जो डिस्टेंस होगी वो 2 पाई r से ज्यादा होगी, खुद ही लग रहा होगा तुम्हें। क्यों? हाँ। और अगर बैकवर्ड स्लाइड होगी तब ये जो डिस्टेंस होगी वो फिर लेस देन 2 पाई r। प्रूफ अभी करते हैं, पहले रिजल्ट सुन लो। कि प्योर रोलिंग चल रही है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और एक पूरे रोटेशन में 2 पाई r चल जाएगा, और फॉरवर्ड स्लाइड में 2 पाई r से ज्यादा और बैकवर्ड स्लाइड में 2 पाई r से कम। अब दूसरी बात, वो जो सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट नहीं था बेटा, सरकमफ्रेंस पॉइंट P, ये एक साइक्लॉइड पाथ फॉलो करता है, फॉलोज ए साइक्लॉइड पाथ। साइक्लॉइड पाथ क्या होता है अभी बताऊंगा। हाँ, साइक्लॉइड पाथ फॉलो करता है और एक रोटेशन में, इन वन रोटेशन, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 8r की करता है, ये ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास तो करेगा 2 पाई r, और
सरकमफ्रेंस वाला जो पॉइंट P मैंने दिखाया था वो एक रोटेशन में 8 आर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब मैं फिगर भी बना रहा हूँ, प्रूफ भी करूंगा, दोनों चीज करूंगा। वो देखो क्या है। देखो ये V, ये ओमेगा। अब सबसे पहले ये करना कि सेंटर वाले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। गोपी भैया, तू ये बता कि जो सेंटर है वो तेरे को ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा? देख, अबे आर सर्किल की रेडियस है सब में, ये ध्यान रखना। आर ये रेडियस सब में, ये इस बॉडी की रेडियस ऑफ बॉडी। अब ये बता तेरे को सेंटर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा चलता हुआ? बता बता मेघा, बता बेटा, तेरे को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो है? ये हो गया। और इस सेंटर की वेलोसिटी v है, नहीं तो इस सेंटर की वेलोसिटी v है। तो ये बता ये वाली जो डिस्टेंस आई वो v इंटू कैपिटल T कह दूं? बताओ उज्जवल भाई, बता बेटा, v इंटू टी कह दूं? अब ये बताओ v की वैल्यू तो है r ओमेगा, और t की वैल्यू तुम्हें याद है 2 पाई अपॉन ओमेगा भी होती है। क्यों उज्जवल? ये बता 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है। तो अब ये बता ये 2 पाई r हो गया कि नहीं हो गया? बता जो है, ये हो गया, बस हो गया 2 पाई r प्योर रूलिंग के केस में। ये अब समझ में आ गया? ये बता, अब क्लियर हो गया ना? और एक चीज और की प्योर रोलिंग में, सॉरी फॉरवर्ड स्लाइड में, v की वैल्यू r ओमेगा से ज्यादा रही होती। क्यों? तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रही होती फिर वो 2 पाई r से ज्यादा हो जाएगी। इसमें बता कोई डाउट है? सेंटर वाले में बता कोई डाउट है? बता बेटा, सेंटर वाले में कोई डाउट है? नहीं है ना? अब चलते हैं P पॉइंट पे। ये बता P बिल्कुल शुरुआत में मान लो यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद तेरे को लग रहा होगा यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। बता ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा P पॉइंट? बता बता ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है P पॉइंट ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बता जो है गोपी, इसका मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो कुछ ये ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है। देख ये कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो कर रहा है। बता तो एक्चुअल में ये वाला जो पाथ होता है ना, ये पाथ कहलाता है साइक्लॉइड मेथड। समझ में आ रहा है? ये वाले पाथ को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड पाथ बोलते हैं, इस पाथ को। और ये जो डिस्टेंस आएगी, फिर ये डिस्टेंस एक्चुअल में 8r के इक्वल निकल के आती है। ये भी अभी प्रूव करूंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम साइक्लॉइड पाथ कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस प्रूव वो करेगा बेटा जो है 8r की डिस्टेंस करेगा ये। अब तू कहेगा साइक्लॉइड क्यों रखा है इसका नाम?
नहीं है, तेरे दिमाग में आएगा साइक्लॉइड क्यों रखा, तो तू क्या कर, साइकिल में ना एक कागज कर दे, साइकिल के व्हील में एक कागज लगा दे बेटा जो है, साइकिल के व्हील में, और फिर साइकिल चला। अब वो कागज जो पाथ फॉलो करेगा वो इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा उज्जवल, बता। तू साइकिल चला रहा है बेटा जो है, साइकिल चला रहा है और तूने वहां पे एक मार्क कर दिया, कोई भी कलर लगा दिया, कुछ लगा दिया, ठीक है, तो उसका पाथ इस टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा बता जो है, तो बस ये साइक्लॉइड हो गया, बस ये कह लीजिए, ये बात कर रहा था साइक्लॉइड। अब लास्ट में रह गया D=8R का प्रूफ रह गया, क्यों, ये तो रह गया, D=8R इसका रह गया प्रूफ बेटा। तो ये क्या है सुन, जिस टाइम पे ये पहले इधर था, ध्यान से देखना बेटा, P पॉइंट यहां पे था पहले, T=0 पे, अब T=T पे P पॉइंट कुछ यहां पहुंच गया होगा, और ये वाला जो एंगल घूम गया होगा थीटा, ये ओमेगा टी रहा होगा, बता क्लियर है कि नहीं है, पहले बताओ ये फिगर समझ में आई, बता बेटा। T=0 पे P यहाँ था और T=T पे वहां पे पहुंच गया होगा, क्यों, ये कह ले जो है, और वो थीटा ओमेगा टी के इक्वल हो गया होगा। अब ये बता कि इस पॉइंट की जो अभी स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो अभी हमने कुछ देर पहले लिखी, वी पी, ये नहीं लिखी थी 2v sin θ/2, बता। अभी कुछ देर पहले हमने ये स्पीड लिखी थी कि नहीं लिखी थी, बता। 2v sin θ/2, या कह ले 2r sin ωt/2। अब मुझे ये बता कि ये स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बता, ये बता, ये वाली जो स्पीड है ये तेरे को कांस्टेंट दिख रही है या वेरिएबल दिख रही है, बता। हाँ ये वेरिएबल है, और वो फंक्शन ऑफ टाइम है, क्यों। अच्छा वैसे भी एक सिंपल सी बात सोच ना, जब P बॉटम के नजदीक होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जब वो साइड में होगा तो उसकी वेलोसिटी √2v हो गई, जब वो टॉप में आ गया तो उसकी वेलोसिटी 2v हो गई, तो वेरिएबल नहीं हो गई बेटा जो है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा जो है, तो ये वेरिएबल हो गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो मैं नहीं लगा सकता, क्यों, ये बता, अगर स्पीड वेरिएबल है तो मैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकता हूँ क्या, बता जो है, नहीं लगा सकता। तो मुझे डिस्टेंस कैसे निकालनी पड़ेगी बता जो है, इंटीग्रेशन से निकालनी पड़ेगी, क्यों, नहीं है, हाँ, इसका मतलब जो डिस्टेंस हो गया वो स्पीड इंटू डी टी कर देना, और टी की लिमिट्स क्या कर दोगे, T=0 से लेके T=T तक कर देना, हाँ, और टी का मतलब 2π/ω कर देना बेटा, और ये स्पीड कितनी रखोगे बताओ जो है, 2r sin ωt/2 रखोगे, तो जब ये इंटीग्रेशन पूरा करोगे तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है 8r के ऊपर। अब पूरी कहानी समझ में आ गई, बताओ, पूरी कहानी समझ में आ गई। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और प्योर रोलिंग के केस में एक रोटेशन में वो 2πr चल जाएगा, फॉरवर्ड स्लाइड में 2πr से ज्यादा जाएगा, बैकवर्ड स्लाइड में 2πr से कम जाएगा, और सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट वो एक साइक्लॉइड पाथ फॉलो करता है,
और प्योर रोलिंग में मैंने तुमसे कहा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो करेगा क्या 8r, ये कहते हैं। अब चलते हैं 9th पॉइंट, 8th। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, देखना ध्यान से देखना, तुम्हें आ जाएगा बेटा मजा। गोपी बेटा तेरे को आएगा मजा। अरे गोपी यार, तू तो, मैं तो तेरे को मजाक कर रहा था, तू उतनी मिठाई क्यों ले आया यार? मैं तो खाली मजाक कर रहा था, तो खाली जो है बहुत ज्यादा मिठाई लेके आ गया कल जो है। अब खाली मैं फरीदाबाद आऊंगा तो उस दिन पनीर भी पता लगा जो है 2 किलो पनीर बना देगा। ऐसा मत करना आगे से बेटा जो है, समझ गया ना? कहीं फरीदाबाद आऊंगा तो ऐसा मत करना 2 किलो पनीर बना दे बेटा जो है, ठीक? हाँ हाँ, गोपी आया था ना मेरे से मिलने के लिए जो है। अच्छा, इसमें तुम्हें एक मजे की बात बताऊं गोपी, मेरे को तो बहुत ज्यादा बढ़िया सूट करता है। ऐसा हुआ कि मैं चंडीगढ़ में था ना, तो क्या हुआ, हमारे एक परिचित थे जो है, तो वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता था मैं, तो परिचित थे, क्लोज थे काफी। तो वो जो है, उनका बेटा आया मेरे वहाँ पढ़ने के लिए। अब शाम को क्या हुआ, भाभी जी और वो आ गए, भाई साहब जो भी थे वो आ गए, तो वो फीस वीस लेके आ गए जो है ना, कि सर ये गुरु दक्षिणा जो है। अब क्लोज थे, तो मैंने कहा अरे क्या भाभी आप भी क्या बात कर रही हैं जो है ना? तो मैंने कहा ऐसा है, इसका उज्जवल नाम था उसका, एक सेकंड नहीं यार, उसका क्या नाम था, उज्जवल ही था शायद, मेरे ख्याल से, मेरे को अभी रखा होगा, मैं मेमोरी कमजोर हो गई ना। उत्कर्ष, सॉरी उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष नाम था उसका। तो क्या हुआ, मैंने कहा अरे, ऐसे मजाक में कर दिया मैंने कहा अरे उत्कर्ष का जो है, जब आईटी में हो जाएगा ना, तो आप जो है सरिता, तुम्हारी आंटी का नाम है, तो मैंने कहा सरिता के लिए गोल्ड का सेट बना देना। मैं ऐसे, मैं इतनी गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा, इतनी कम गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा, ठीक है? जब इसका आईटी में हो जाएगा तो आप इसके लिए जो है भाभी के लिए अपनी जो है गोल्ड का सेट बना दीजिएगा जो है। तो खैर वो आईटी में सेलेक्ट भी हो गया, तो उसकी 205 समथिंग रैंक थी जब उस समय। तो वो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो शाम को गोल्ड का सेट भी लेके आ गए, वो अभी भी रखा हुआ है बेटा जो है। तो ऐसी डील करता हूँ मैं, समझ गया तुझे गोपी। तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, बहरहाल एनीवे, इतनी वो मिठाई मत लाएगा, है ना? तू आ गया मिलने के लिए, वही बहुत वाली बात थी। अब चलते हैं 8th पॉइंट, सुन क्या है। पहले हम कभी पढ़ चुके हैं ना, तेरे को याद होगा कि अगर x फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और y, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को स्टूडेंट से मिलके तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। अब एक्चुअल में उतना कॉमन नहीं कर सकते ना, नंबर एकदम से कॉमन नहीं कर सकता हूँ, तो अदरवाइज मुझे स्टूडेंट से मिलके बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ कि अगर x और y फंक्शन ऑफ टाइम दिए हुए हैं, तो तुम्हें याद है कि ट्रेजेक्ट्री जो होती थी कैसे निकलती थी? t को एलिमिनेट कर दो, क्यों? और x और y में रिलेशन निकाल लो। एलिमिनेट t एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। बताओ ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ। गोपी, मान ले तेरे को x फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स हैं x और y कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जो है, और y फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री निकलती थी वो कैसे निकलती थी बताओ? t को एलिमिनेट करते थे और x और y में रिलेशन निकालते थे, ये करते थे हम, ठीक? लेकिन कभी कभी ये बताओ, t को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट भी तो हो जाएगा, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा? बताओ, हमेशा थोड़ी एलिमिनेट कर सकते हो तुम। उज्जवल बता बेटा जो है, हमेशा ये थोड़ी कि तुम टी को एलिमिनेट कर लो बेटा जो है, ठीक? तो अगर तुम टी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू कांट एलिमिनेट टी,
एलिमिनेट टी। तो फिर हम x और y को ना एज इट इज छोड़ देते हैं। x को तुमने फंक्शन ऑफ t और y को फंक्शन ऑफ t एज इट इज छोड़ दिया आपने। और इस फॉर्म में जब आप छोड़ देते हो तो उसको हम लोग ना पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहते हैं बेटा जो है। ये मेरे ख्याल से मैथ्स में पढ़ोगे तुम, पैरामीट्रिक फॉर्म ये कहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तब समझ में आएगा तुम्हें। पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर तुमने t को एलिमिनेट कर दिया और x और y में रिलेशन निकाल लिया तो चलो वो तो बात हो गया, लेकिन कभी कभी तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा जो है, तो फिर तुम उसको एज इट इज छोड़ देते हो और उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कह देते हैं। ठीक, अब जैसे देखो क्या है, जैसे p का मैं देखता हूं, ध्यान से देखना, p यहां पे था, t इक्वल टू 0 पे, और मैं एक काम करता हूं, इसको x एक्सिस ले लेता हूं, इसको y एक्सिस। हाँ, अब सुनना, अब t टाइम के बाद p यहां पहुंच गया, और तुमने देखा था ये जो एंगल था ना, ये ओमेगा टी था। और मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये v इंटू टी नहीं हो जाएगी? बताओ, बता बेटा, ये बता, v इंटू टी नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि देख, ये v से आगे जा रहा था और ओमेगा से घूम रहा था, क्यों? ये हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये इसका x कोऑर्डिनेट है ना, देखना जरा, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ p है या नहीं है, बता। क्योंकि एक्चुअल में इसी को ओरिजिन ले लिया था ना मैंने। क्यों गोपी, ये बताइए, x कोऑर्डिनेट ऑफ p है कि नहीं होता जो है? ठीक, और x कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है जरा बता जो है। देख, ये r है, तो तेरे को लग रहा होगा ये वाली डिस्टेंस r साइन ओमेगा टी होगी, क्यों? तो जरा देखना, ये v t माइनस r साइन ओमेगा टी, पता इतनी है या नहीं है? उज्जवल, चेक कर जरा बेटा जो है, चेक कर जरा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p ये है या नहीं है, बता बेटा जो है। ये हो गया ना। अब सुन, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ p है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा सुन, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये r cos ओमेगा t होगी ना। तो ये तो हमने सर्किल में भी किया था, तुम्हें याद होगा, ये r माइनस r cos ओमेगा t है। अब इसमें t को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट है बेटा जो है गोपी, ये x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए, इसमें टू t को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, छोड़ दे इसको, एज इट इज छोड़ दे, एज इट इज छोड़ दो। तो ये ना पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ साइक्लॉइड है एक्चुअल में जो है, समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा जो है, पैरामीट्रिक फॉर्म। हाँ, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ साइक्लॉइड हो गई, मतलब साइक्लॉइड की कुछ इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तुम्हें,
तो इसका मतलब P कौन सा पाथ फॉलो करेगा, यहां से क्या पता चल गया बताओ, P ने कौन सा पाथ फॉलो किया बताओ, P ने साइक्लॉइड फॉलो किया बताओ। हाँ हाँ हाँ, साइक्लॉइड की प्रॉपर इक्वेशन नहीं बना पाएगा, बस उसमें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे छोड़ देगा बेटा जो है, ये हो गया। उज्जवल समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, प्योर रोलिंग अगर ग्राउंड पे हो रही हो तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी चलो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो में। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय बेटा, बाय।